कि पाकिस्तान के तीनों महाशक्तियों के साथ रिश्ते बहुत अच्छे, जो फैक्ट है, जैसा आपने कहा, चाहे अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो, तीनों के साथ पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हैं। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन और ज्योग्राफी है वो ऐसी है कि तीनों महाशक्तियों को उसकी जरूरत है। अमेरिका दिल से पाकिस्तान को ना चाहते हुए भी पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकता है, वो जानते हैं अंदर से, जिस किताब में भी बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। लेकिन अमेरिका को पाकिस्तान से डर भी है। डर ये है कि पाकिस्तान, जो एवरेज पाकिस्तानी नागरिक है, वो बड़ा अमेरिका के खिलाफ है, क्योंकि अमेरिका इजराइल को पूरा सपोर्ट करता है। तो अमेरिका को पहला डर ये है कि अगर किसी भी पाकिस्तानी आतंकवादी को पाकिस्तान के परमाणु हथियार मिल गए तो पहला परमाणु हथियार अमेरिका पे आएगा। ये डर है अमेरिकी प्रशासन को। तभी 24 घंटे वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका की एक पैराशूट स्पेशल फोर्सेस पैरा कमांडो की यूनिट या एक टुकड़ी तैयार रहती है पाकिस्तान पे मूव करने के लिए एट अ शॉर्ट नोटिस, कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आई जहां आतंकवादी परमाणु हथियार के पास पहुंचे। दूसरी चीज, अमेरिका को यह भी पता है कि अगला जो आतंकवादी हमला होगा अमेरिका पे 9/11 वाला टाइप जो होगा वो अफगानिस्तान से आएगा, और तब उसे फिर पाकिस्तान की जरूरत होगी। तो ये दो मुख्य कारण है कि अमेरिका चाहते हुए भी पाकिस्तान से दूर नहीं हो सकता है, वो पाकिस्तान को हमेशा अपने साथ रखता है। चीन के बारे में तो हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। जहां तक रूस की बात है, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। जय जी, क्या हुआ कि जब 21 दिसंबर 2011 को अमेरिकी राष्ट्रपति बैरक ओबामा ने पिवट टू एशिया या ईस्ट एशिया स्ट्रेटेजी का ऐलान किया, उसके तहत मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट में अधिकतर जो अमेरिकी सैनिक थे उनको मूव करके इंडो पैसिफिक में मूव किया चीन के विस्तारवाद को रोकने के लिए। तो ये जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ मिडिल ईस्ट में, उसमें चीन और रूस, ये दोनों वहां पे ताकतवर होने लग गए। और 21 दिसंबर 2011 के बाद अमेरिका और भारत की नजदीकियां बढ़ने लग गई, क्योंकि अमेरिका को यह महसूस हुआ कि अगर चीन के विस्तारवाद को रोकना है तो भारत ही पूरी मदद कर सकता है, बाकी देश तो साउथ एशिया में छोटे छोटे से हैं। और 21 दिसंबर 2011 से लेके इस साल 20 जनवरी तक, जब से डोनाल्ड ट्रंप नहीं आए, इन 14 सालों में हमने देखा कि भारत और अमेरिका ने कितनी अहम रक्षा डील्स की, चाहे लेमुआ, कॉमकासा, आईसेट, ये सब हुई। लेकिन सब बदल गया डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया। तो ये जो भारत और अमेरिका की नजदीकियां बढ़ रही थी 2011 से लेकर 2025 के जनवरी तक, इससे रूस बड़ा अपसेट हो रहा था। और इसकी कारण है कि रूस पाकिस्तान के करीब जाता गया। तो ये जो 14 सालों में भारत और अमेरिका की दोस्तियां गहराई, रूस हमसे आस्ता आस्ता दूर होने लग गया। हमने देखा सिंदूर के वक्त रूस का जो बयान आया, बड़ा एक नॉर्मल सा बयान था, जो कि नॉर्मल टाइम में बड़ा कड़वा बयान आता पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन इस बारी बड़ा नॉर्मल सा बयान आया। तो आज की तारीख में पाकिस्तान तीनों महाशक्तियों के साथ अच्छे रिश्ते पे, और उसका मुख्य कारण है एक उसकी ज्योग्राफी या जियोस्ट्रेटेजिक लोकेशन, दूसरा जो मैंने आपको बताया कि डर की परमाणु हथियार अमेरिका पे ना जाए क्योंकि पाकिस्तानी आवाम अमेरिका के खिलाफ है, और तीसरा ऑब्वियसली जो अफगानिस्तान वाला हो सकता है वहां से दूसरा अटैक है, जैसे 9/11 वाला। तो ये कारण है पाकिस्तान के तीनों महाशक्तियों से अच्छे रिश्ते के। और जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो उसके बाद तो वो तो बेसिकली वो अपने पर्सनल लाइफ में व्यापारी थे, उनको तो पता है कि व्यापार कैसे करना है। तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ वो बिटकॉइन वाली डील कर ली, क्रिप्टो करेंसी वाली कर ली, अभी रेयर अर्थ वाली कर ली। जब पाकिस्तान के पास रेयर अर्थ हो ना हो, लेकिन डील होगी, इसका मतलब कुछ तो है। देखिए, हम डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ा लें, लेकिन वी हैव टू ग्रांट समथिंग टू हिम। इतना अमीर बनना, अमेरिका का राष्ट्रपति 2 बारी बनना, जब दूसरी बार सबने होप छोड़ दी थी, आदमी में कुछ तो है। तो मतलब कहने का मतलब है कि पाकिस्तान के पास कुछ रेयर अर्थ तो है, ऐसा तो नहीं है कि जो हम में से कुछ कह रहे हैं वहां कुछ भी नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफ थोड़ी ना कि इतने $50 बिलियन की डील करेगा जब वहां कुछ भी नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है ये जो पूरा जो सिस्टम अब हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, पूरी जियोपॉलिटिक्स उथल पुथल हो गई है। जो सिखाई जाती थी, पढ़ाई जाती थी, पूरा चेंज हो गया, क्योंकि आज के जमाने में कोई किसका मित्र बचा ही नहीं। 5 अगस्त का पीछे साल। और दूसरा, इस साल 19 जुलाई को चाइना ने मेडॉक डैम का निर्माण शुरू किया है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर से महज 30 किलोमीटर की दूरी पे, ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे जो है, राइट। और 4 जुलाई को पेमा खांडू, जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने बयान दिया कि चीन पानी का बम इस्तेमाल करेगा और अरुणाचल प्रदेश पे बहुत दिक्कत आएगी। अब जो मैंने किताब में लिखा, आपके प्रीवियस शो पे कहा 6 डोमेन्स का था मैंने लड़ाई का, अब चाइना 7th डोमेन भी लाया भारत के खिलाफ, वो है पानी। क्योंकि अब हमें सिनेरियो समझना होगा, जब ये 2 फ्रंट वॉर होगी, और ये 2 फ्रंट वॉर 2030 के बाद कभी भी हो सकती है, वो इसलिए कि 2030 में मेडॉक डैम का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा।
तो ये सिनेरियो जो उभर के आ रहा है कि 2030 के बाद चाइना पाकिस्तान कभी भी टू फ्रंट वॉर करेंगे, और उसमें साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और स्पेस डोमेन्स पे तो पहला वार शुरू होगा, साथ में पानी रिलीज होगा मेडॉक डैम से। सिर्फ 48 से 72 घंटे चाहिए अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ लाने के लिए। अब आप सोचिए कि अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ है, साइबर अटैक्स हो रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैम हो रहा है, स्पेस वॉरफेयर हो रहा है। इसमें जो हमारे देश की सेना होगी, उसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी? देश को बचाना, अरुणाचल प्रदेश में फ्लड रिलीफ करना। ये बहुत एक समस्या वाली बात। अगर आप चीन और पाकिस्तान के नजरिए से देखें, वो अपने एम में बिल्कुल क्लियर है। चीन को पहले चाहिए ताइवान, जो उसका पहला सैनिक लक्ष्य है, और उसके बाद उसको चाहिए अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान को चाहिए जम्मू कश्मीर, और वो उसी की तरफ काम कर रहे हैं। हम चाहे बयान दें ना दें, वो उस तरफ काम करें। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है 3 चीजें करना। एक, हमारी इकोनॉमी की प्लानिंग को बहुत तेज करना, दूसरा रक्षा की तैयारी, और तीसरा जो आपने कहा, हर अंतर्राष्ट्रीय फोरम में, हर मीटिंग में हमें यह मुद्दा उठाना चाहिए। और यहां मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा। 471 BC में थुसाइडस, जो कि ग्रीस के एक प्रसिद्ध फिलोसोफर थे, उन्होंने 471 BC में बयान दिया था, जो आज भी उसी तरह सही और सटीक है। जो शक्तिशाली होता है वो वही करता है जो वो चाहता है, जो कमजोर होता है वो सिर्फ देखता है। आज जिसके पास पावर है वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। हमास ने इजराइल पे हमला करना था 7 अक्टूबर 2023 कर दिया उसने। रूस ने यूक्रेन पे युद्ध करना था, कर दिया। इजराइल ने ईरान पे हमला करना था, कर दिया। यानी कहने का मतलब है, जिसके पास पावर है वो इस्तेमाल कर रहा है। इस वक्त ना कोई संधि, ना कोई ट्रीटी, ना कोई अलायंस, कोई ज्यादा मायना नहीं है। जिसके पास ताकत है वो इस्तेमाल कर रहा है, और इसका पूरा फायदा डोनाल्ड ट्रंप उठा रहा है। सर, इस पर्टिकुलर जो चीज़ आपने कही, इसकी वजह से एक और चीज़ पूछना चाहूँगा। आपको लगता है कि हम एक थर्ड न्यूक्लियर एज में एंटर कर रहे हैं, जहाँ पे न्यूक्लियर रेस फिर से शुरू हो जाएगी हर देश के बीच में? जय जी, न्यूक्लियर वेपन्स तो बनने जारी हैं। यहाँ हमने देखा कैसे हर देश अपने वेपन्स इंक्रीज कर रहा है। जो सिपरी की एनुअल रिपोर्ट आती है, भारत, पाकिस्तान, चीन, सब ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स इंक्रीज किए। तो वो न्यूक्लियर रेस तो ऑलरेडी चली रही, लेकिन न्यूक्लियर वॉर कभी नहीं होगी। न्यूक्लियर स्टेटमेंट दी जाएंगी, न्यूक्लियर का डर बिठाया जाएगा, जैसे पाकिस्तान कितने दशकों से भारत पे डर बिठा रहा था, हम परमाणु हथियार करेंगे। कोई देश परमाणु हथियार आज के जमाने में नहीं इस्तेमाल करेगा, और ये मैं कन्विक्शन के साथ कह रहा हूं। मेरा कन्विक्शन इसलिए है क्योंकि देखिए, जो आखिरी और एक ही बारी परमाणु हथियार हुआ 1945 में, हिरोशिमा नागासाकी भी अमेरिका ने किया। वो वहां किया, जापान एक द्वीप है, वो द्वीप पे किया, उसके इफेक्ट्स उस द्वीप के अंदर ही रह गए। और तब अमेरिका इकलौता देश था जिसके पास परमाणु हथियार थे। आज की तारीख में 9 देश हैं ऑफिशियल परमाणु हथियार हैं। 3-4 हैं जिनके पास हैं, वो बता नहीं रहे। इजराइल हो गया, उत्तर कोरिया हो गया, सारे हम जानते हैं। ईरान के पास भी है, कुछ ना कुछ तो है ही है, लेकिन बता नहीं रहे। अब अगर रूस ने यूक्रेन पे परमाणु हथियार इस्तेमाल करना होता, कब का कर दिया होता। क्योंकि परमाणु हथियार आज जब बताया 9 देशों के पास है, और उससे भी ज्यादा देश है। दूसरा, आप अगर परमाणु हथियार अपने साथ वाले देश पे इस्तेमाल करते हो, वो रिपेल इफेक्ट्स तो आप पे भी आएंगे। क्या गारंटी है कि हवा का रुख बदल जाए और वो रेडिएशन आपके देश में वापस आ जाए? न्यूक्लियर विंटर का वो डर तो रहेगा ही। वो तो डर रहेगा। तो परमाणु न्यूक्लियर रेस तो जारी है, लेकिन न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कभी नहीं, सिर्फ एक डर बिठाया जाएगा, इस्तेमाल कभी नहीं। बस थ्रेट्स तो मतलब जो करंट जितने भी हम हॉट वॉर्स देख रहे हैं, सभी जगहों पे हमने वो एक थ्रेट तो देखा है कि मतलब अब थ्रेट देने से कोई डर नहीं रहा है। पहले एटलीस्ट वो काबू था कि न्यूक्लियर तक बात हम नहीं करेंगे, अब तो बातें एटलीस्ट हो ही रही है। जैसे इंडिया ने भी जब पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो देयर वर सम रूमर, इंटेलिजेंस की रूममेंट, जैसे कहते हैं कि नूर खान में हमने वो एक हिट कर दिया। इसराइल ने ईरान पे जो किया अमेरिका के साथ मिलकर, वो सभी को पता है। तो हम हिट करने से अब रुक नहीं रहे हैं। तो एंड दिस कीप्स ग्रोइंग विद टाइम। तो क्या मतलब हमारे पास में डेटरेंस है ऐसा जो वो न्यूक्लियर वॉर तक नहीं जाएगी बातें? जो भी लड़ाइयां होंगी या हो रही हैं आने वाले समय में होंगी, वो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के नीचे होंगी। परमाणु हथियार, जैसे मैंने कहा, इस्तेमाल कोई नहीं करेगा। वो बयान देते रहेंगे, डर बिठाते रहेंगे। जो वो शोले पिक्चर का फेमस डायलॉग है ना, गब्बर सिंह का, जो डर गया सो मर गया, वो वाली कहानी है। जो परमाणु हथियार के वजह डर गया, वो कुछ नहीं करेगा। अब देखिए, जो एच ई मार्शल N.A.K. ब्राउन थे, जो भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष थे, उन्होंने कुछ समय पहले बयान दिया कि जब ये बॉम्बे अटैक्स हुए 26/11 के, तो एयरफोर्स तैयार थी पाकिस्तान को स्ट्राइक करने के लिए, लेकिन हमने नहीं किया। उसका एक कारण ये है कि तब हमें लगा कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार है, वो ना इस्तेमाल कर ले। तो कुछ समय तक तो पाकिस्तान सफल हुआ ना, वो अपने न्यूक्लियर थ्रेट के साथ सफल हुआ, लेकिन अब वो जो उसकी न्यूक्लियर भोगी थी, वो हमने बर्बाद कर दी। हमने उसके कई 9 एयरफोर्स बेसिस पे हमने उसको ठोका। उसके किराना हिल, जहाँ उसके परमाणु हथियार के कुछ चीजें थी, वहां हमने ठोका। तो हमने कहा भाई अभी हमें परमाणु हथियार का कोई डर नहीं है, तूने इस्तेमाल करना कर, हम उसका 4 गुना कर देंगे। तो क्या हुआ, उसने इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि इस्तेमाल कोई देश कर ही नहीं सकता आज के समय में। सिर्फ ये डर है, और वही मैंने कहा, जो डर गया सो मर गया वाली कहानी है। लेकिन अब तो वो भी डर खत्म हो गया।
सर जो एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता था कि एक एंड पे हमारे लिए पाकिस्तान एक प्रॉब्लम है ही, चाइना के साथ में हम ऑफ कोर्स पॉडकास्ट पूरा डिस्कशन उसके बारे में, बट जो दूसरी दो चीज़ें हैं, एक जो बांग्लादेश में हो रहा है, सेकेंडली नेपाल में जॉब हुआ है, फुटप्रिंट्स तो वही दिखता है CIA का, जो हर जगह वो लोग तख्ता पलट कराने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि इसमें चाइनीज़ इन्वॉल्वमेंट भी है हर जगह पे? जय जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दो भागों में दूंगा। पहला भाग जो आपने बांग्लादेश और ये सब बताया, देखिए 9 जुलाई को इस साल जनरल अनिल चौहान जो कि भारतीय सशस्त्र बल के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उन्होंने बयान दिया